स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये क्लास उनके लिए है जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास में है और 2026 में बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं। यानी बिहार बोर्ड 10th के एग्जाम देने वाले 2026 में जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये क्लास है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, ये चैप्टर आप लोगों ने ट्यूशन में पढ़ लिया होगा, स्कूल में पढ़ लिया होगा और खुद से भी पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये चैप्टर बिल्कुल क्लैरिटी से दिमाग में बैठा कर पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। तो एक लाइन में अगर आपसे पूछेगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, तो आप लिखेंगे कि प्रकाश का किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये कैसे होता है ये हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे। देखिए, प्रकाश किरण, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि जब प्रकाश किरण किसी प्रकाश स्रोत से निकलता है, निकलने के बाद किसी सतह से टकराता है तो क्या होता है। उदाहरण के लिए इस बोर्ड की लीजिए। इस बोर्ड के बारे में अगर प्रकाश किरण को देखेंगे तो प्रकाश किरण आया, इसमें टकराया और फिर वापस हो गया। इस बोर्ड को आर पार नहीं किया, यानी कि ये एक ऐसा माध्यम है बोर्ड जिसके पर आर पार प्रकाश नहीं जा रहा है। लेकिन वहीं अगर कांच रहता, कांच आप लोग देखे होंगे या पानी देखे होंगे, ठीक है, तो कांच और पानी एक ऐसा माध्यम है जिससे होकर प्रकाश आसानी से गुजर जाता है। और यहाँ हमारे आसपास जितना भी खाली जगह दिख रहा है इसमें वायु है, तो वायु से भी प्रकाश आसानी से गुजर रहा है। तभी तो आप मुझे देख पा रहे हैं, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है, मेरी बॉडी से टकरा रहा है और उसके बाद टकराने के बाद प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। परावर्तन के बाद ये प्रकाश घूमकर आपके आंखों में जा रहा है, तो आप मुझे देख पा रहे हैं। ठीक है, वैसे आप वीडियो में मुझे देख रहे हैं, अगर आप सामने होते तो इसी तरह से आप मुझे देखते हैं। लेकिन हम प्रकाश के परावर्तन की बात नहीं कर रहे हैं। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन का, यानी कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। और किस माध्यम की बात कर रहे हैं हम, तो पारदर्शी माध्यम, यानी कि वायु पारदर्शी माध्यम है और जल पारदर्शी माध्यम है। तो प्रकाश किरण जब वायु पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम यानी कि जल में प्रवेश करता है तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाता है। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा है, मान लेते हैं कि ये प्रकाश किरण है, ये प्रकाश किरण इस तरह से जा रहा है। ठीक है, तो अभी वायु में तो एकदम सीधे जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे एक कंटेनर में जल रखा हुआ है, तो प्रकाश किरण जैसे ही जल में प्रवेश करेगा तो अपने पथ से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। तो इसी विचलन को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए, ये जो प्रकाश है इसका थोड़ा सा उदाहरण भी आपको दे देता हूं प्रकाश का अपवर्तन का। आपके घर में बाल्टी होगा, बाल्टी जब खाली रहता है तो उसको आप देखेंगे तो उसका एक्चुअल गहराई दिखता है कि बाल्टी कितना गहरा है, कितना उसमें पानी आ पाएगा। लेकिन अगर उसी बाल्टी में पानी भर दिया जाए तो आपको लगेगा कि बाल्टी का पीनी थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ है। एक और उदाहरण आप इस बुक में भी देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक कांच का ग्लास है, ग्लास में पानी रखा हुआ है। पानी में जब पेंसिल को या पेन को रखा जाएगा तो लगेगा कि पेन थोड़ा सा टेढ़ा है। ऐसा क्यों दिख रहा है? क्योंकि जब प्रकाश वायु से इस पानी में प्रवेश कर रहा है तो उसका अपवर्तन हो रहा है, यानी प्रकाश थोड़ा सा अपने पथ से विचलित हो जा रहा है, थोड़ा सा अपना पथ बदल ले रहा है। इसी कारण से ये पेंसिल टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, तो इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। फिर आपके बुक में इसमें अगला टॉपिक दिया है कि प्रकाश का चाल। तो प्रकाश का चाल निर्वात में सबसे ज्यादा होता है। निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में और वायु में लगभग बराबर होता है। यानी कि अगर हम बोले कि प्रकाश का चाल वायु में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है तो ये कुछ गलत नहीं होगा। तो आपसे क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में आएगा आपके एग्जाम में कि प्रकाश का चाल वायु में कितना होता है, तो आप लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। अच्छा, वायु से थोड़ा सा सघन माध्यम अगर हम जल की बात करें तो जल में प्रकाश का चाल थोड़ा सा धीमा हो जाता है। धीमा क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें प्रकाश का चाल थोड़ा सा कम है, इसलिए इसको बोलते हैं कि प्रकाश का ये सघन माध्यम है। जो जल है वायु की अपेक्षा प्रकाश का सघन माध्यम है। क्यों सघन माध्यम है?
क्योंकि इस माध्यम में प्रकाश का चाल थोड़ा सा कम पड़ जाता है, और जल में प्रकाश का चाल होता है 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ये चीज भी आपको याद कर लेना होगा, ठीक है। उसी तरह से जल से थोड़ा सा और सघन माध्यम की बात करें, कांच, तो कांच में प्रकाश का चाल होता है 2,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड। तो हमने देख रहा, तो हम लोगों ने ये देख रहा है, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रकाश का चाल विरल माध्यम, सघन माध्यम और सघन माध्यम, जैसे जैसे सघन माध्यम की ओर प्रकाश आ रहा है, जैसे जैसे सघन माध्यम में प्रकाश गुजर रहा है, प्रकाश का चाल कम होते जा रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन का व्याख्या करने के लिए थोड़ा सा कुछ पॉइंट याद रखना है कि आपतित किरण किसको बोलते हैं, आपतन बिंदु किसको बोलते हैं, अपवर्तित किरण किसको बोलते हैं, आपतन कोण किसको बोलते हैं, अपवर्तन कोण किसको बोलते हैं। तो आप लोगों ने ये तो पढ़ा ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ आपको, ठीक है। मैं एक पिक्चर बना देता हूँ, दो पिक्चर बनाऊंगा। पहले एक पिक्चर बना के ये सब पॉइंट समझा देता हूँ, उसके बाद दूसरा पिक्चर बनाऊंगा, ठीक है। देख लीजिए, मान लेते हैं ये एक सतह है, यहाँ पे वायु है और नीचे में जल है। तो यहाँ पे दो माध्यम, एक वायु माध्यम, दूसरा जल माध्यम, दोनों प्रकाश के पारदर्शी माध्यम है, और दोनों माध्यम को अलग करने वाला ये एक सतह है। इस सतह पर अगर कोई प्रकाश किरण ऐसे आ रहा है, तो जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आ रहा है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है। और इस आपतन बिंदु पर मान लेते हैं कोई अभिलंब खींच रहे हैं, एक अभिलंब खींच रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट O है, ये वाला बिंदु O है, मान लेते हैं ये N है और ये M है, ये बिंदु है, और ये मान लेते हैं A है। तो AO जो प्रकाश का किरण है, इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये आप लोग पढ़े होंगे, आपतित किरण, ठीक है। और आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच का जो कोण बनता है, इस कोण को I से सूचित करते हैं, इंसिडेंट एंगल अंग्रेजी में बोलते हैं। ये होता है आपतन कोण, बोलते हैं आपतन कोण। ठीक है। उसके बाद जब ये प्रकाश वायु विरल माध्यम है, इसके अपेक्षा जब सघन माध्यम है, तब जब ये प्रकाश सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो ये जो अभिलंब है ना, इस अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। तो ये जो अभिलंब खींचे हुए हैं OM, और ये जो किरण है, इस किरण के बीच का जो कोण बनता है उसको बोलते हैं, R से सूचित करते हैं, और इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। और इसको मान लेते हैं अगर B, तो OB को बोलते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। अब देखिए, प्रारंभिक माध्यम में जो किरण आ रहा है, जो प्रकाश किरण आ रहा है, उसको आपतित किरण बोलते हैं, और जब दूसरे माध्यम में प्रकाश चला जा रहा है, तो दूसरे माध्यम में जो प्रकाश जा रहा है OB, इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है। यह बात आपको समझ में आ गई। तो नियम ये है, या ये पिक्चर से देखकर समझिए, कि जब प्रकाश किरण वायु विरल माध्यम से जल सघन माध्यम में प्रवेश करता है, तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है, देख रहे हैं ना। इसका एक्चुअल में इस तरह से प्रकाश सीधी रेखा में जाना चाहिए, लेकिन प्रकाश सीधी रेखा में नहीं जाकर ये थोड़ा सा अभिलंब की ओर झुक है। इसी गुण को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आ गई आपको? यानी कि जब प्रकाश किरण एक विरल माध्यम से, प्रकाश किरण
जब एक विरल माध्यम से एक सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो तो ये प्रकाश अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। ठीक है, उसी तरह से मान लेते हैं अगर प्रकाश किरण यहां पे बराबर है, प्रकाश किरण मान लेते हैं ये जो जल है, इस जल से निकलकर वायु में जाता है, तब क्या होगा? तो देखिए यहां पर भी एक अविलंब अगर हम खींचते हैं, दूसरे पेन से मैं लिख रहा हूं, मान लेते हैं यह एन है, यह एम है, यह ए है, ये ओ है, ये प्रकाश किरण है। तो ये जो प्रकाश किरण है आपतित किरण, और ये अविलंब के बीच का कोण जो बना है इसको बोलते हैं आई, आपतन कोण। ये जल है, ऊपर में वायु है, जल है सघन माध्यम, वायु है विरल माध्यम। ठीक है, तो ये प्रकाश सीधी रेखा में नहीं जाकर अविलंब से थोड़ा सा दूर भागता है, इस तरह से। बात समझ में आई? अविलंब से थोड़ा सा दूर भागता है, इसको मान लेते हैं अगर बी बोलते हैं, तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये भी हो गया, तो इसको ए डैश मानते हैं, ओ डैश मानते हैं और बी डैश मानते हैं, इसको एन डैश मानते हैं, इसको एम डैश मानते हैं। ठीक है, तो ए डैश ओ डैश ये आपतित किरण है जो कि सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में जा रहा है। ओ डैश बी डैश ये अपवर्तित किरण है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला कोण बन रहा है, इस कोण को बोलते हैं अपवर्तन कोण। ठीक है, अपवर्तन कोण, और ये ओ डैश बी डैश को बोलते हैं अपवर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया अपवर्तित किरण, या आपतन कोण, ये अपवर्तन कोण। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये देखिए कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो अपने पथ से विचलित होता है। और कैसे विचलित होता है? तो अपने जो अविलंब है उस अविलंब से थोड़ा सा दूर भाग जाता है। प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अविलंब से थोड़ा सा दूर जाता है। प्रकाश किरण जब सघन माध्यम यहाँ विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अपने अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई आपको? प्रकाश का अपवर्तन इस तरह से होता है। अच्छा, इस केस में देखेंगे, पहले इस केस में देख लेते हैं। यहाँ आपतन कोण जिसको आई से सूचित करते हैं, केवल आई लिखते हैं। ठीक है, आपतन कोण जो आई है वह बड़ा है अपवर्तन कोण से। अपवर्तन कोण को आर से सूचित करते हैं, आर से, यानी कि आई बड़ा है आर से। आपतन कोण बड़ा है अपवर्तन कोण से। तो जब आपतन कोण बड़ा रहेगा, अपवर्तन कोण से जब आपतन कोण बड़ा रहेगा तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगा। यानी कि जब अपवर्तन कोण छोटा रहेगा तो अविलंब की ओर झुक गया। यहाँ पे देखिए अपवर्तन कोण बड़ा है, यहाँ पे आपतन कोण आई या आई डैश मान लेते हैं इसको, आई डैश छोटा है अपवर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण छोटा है, यहाँ अपवर्तन कोण बड़ा है। तो जब अपवर्तन कोण बड़ा है तो प्रकाश किरण अविलंब से दूर जा रहा है, दूर भाग जा रहा है। जब अपवर्तन कोण छोटा है तो अपवर्तित किरण अविलंब की ओर आ जाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? यानी कि एक और तरह से इसको देख सकते हैं, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो अपवर्तन कोण छोटा हो जाता है, यानी कि प्रकाश किरण अविलंब की ओर झुक जाता है। लेकिन प्रकाश किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अपवर्तन कोण थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, यानी कि अपवर्तित किरण अविलंब से दूर चला जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई?
चलिए, यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं आपके लिए क्या टॉपिक दिया हुआ है। आप थोड़ा सा यहीं बताया गया है, समझाया गया है। मैं आपको यहाँ अलग अलग करके बताया, लेकिन आपके बुक में मैं यहाँ अच्छे से समझा दे रहा हूँ। ये देखिए, आपके बुक में एक ही जगह, ये देखिए आपके बुक में एक ही जगह पे ये बता दिया गया है। ये जो PQ है ये आपतित किरण है, और ऊपर में वायु जो है विरल माध्यम है, ये कांच है, सघन माध्यम है। मैंने वहां से उधर जल लिया था, तो जब ये विरल माध्यम से कांच में सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है तो ये अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जा रहा है। ये कैसे पता चला? तो ये जो अपवर्तन कोण है ना, ये R, ये आपतन कोण से छोटा है, इससे पता चल रहा है कि ये अविलंब की ओर झुक गया। लेकिन फिर यही किरण जब इस बिंदु पर R पर जब ये वायु में प्रवेश कर रहा है, यानी कि कांच सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो ये जो प्रकाश किरण आ रहा है इस बिंदु R पर, यह प्रकाश किरण थोड़ा सा अविलंब से दूर चला जा रहा, नहीं दिख रहा है आपको? ये देखिए, थोड़ा सा अविलंब की ओर से, अविलंब से थोड़ा सा दूर चला जा रहा है। वही अगर प्रकाश किरण ये है वायु, नीचे है जल, वही प्रकाश किरण जब बिल्कुल परपेंडिकुलर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, वो बिंदु पर मान लेते हैं जब प्रकाश किरण बिल्कुल 90 डिग्री पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो अपने पथ से विचलित नहीं होता है, एकदम सीधे रेखा में पार कर देता है। चाहे वायु से जल में जाए, चाहे जल से वायु में जाए, अगर एकदम परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, तो प्रकाश किरण का पथ चेंज नहीं होता है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। आगे आपके बुक में क्या दिया हुआ है? आगे आपको पढ़ना है पार्श्विक विस्थापन पढ़ना है आपको। देखिए, ये कांच है, ठीक है। कांच पर अगर कोई प्रकाश इस तरह से आ रहा है और यहां पर ये लंब है, ये प्रकाश आ रहा है इस बिंदु पर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अविलंब की ओर झुक गया, ठीक है। इसको सीधे जाना चाहिए, लेकिन कांच जो है वायु से ये सघन है, इसलिए थोड़ा सा झुक गया। उसके बाद फिर इस बिंदु पर अगर देखें, यह अविलंब है, तो कांच से फिर यह वायु में प्रवेश कर रहा है, तो फिर यह अविलंब से थोड़ा सा दूर चला जाएगा, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखना है। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ ये कि प्रकाश जो यहां पर, अगर ये कांच नहीं रहता, पूरा वायु ही रहता, तो प्रकाश जो है ये एकदम सीधी रेखा में गमन करते हुए एकदम सीधे 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 इस तरह से निकल जाता। लेकिन बीच में कांच आ जाने की वजह से प्रकाश क्या हुआ, कांच में अविलंब की ओर झुका, फिर कांच से वायु में आया तो अविलंब से दूर चला गया। तो प्रकाश का जो प्रारंभिक पथ था, उस पथ से ये थोड़ा सा विस्थापित हो गया। इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन, बोलते हैं
पार्श्विक लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जो पार्श्विक विस्थापन है इसको क्या बोलेंगे, आपके बुक में लिखा हुआ है आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये आपतित किरण है, इसका नाम दे देते हैं ए ओ और इसका नाम दे देते हैं आर बी। तो आपतित किरण ए ओ और अपवर्तित किरण आर बी के बीच जो पार्श्विक विस्थापन है इसी को बोलते हैं, जो लंबवत विस्थापन है, लंबवत, ये जो लंबवत विस्थापन है इसी को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में लंबवत विस्थापन को बोलते हैं पार्श्विक विस्थापन। यहां लिख देते हैं आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट ये पॉइंट यहाँ पे बी है और ये सी है, तो पार्श्विक विस्थापन BC, ठीक है। BC का जो दूरी होगा वो पार्श्विक विस्थापन करते हैं। आपतित किरण और निर्गत किरण, एक चीज और बात है, ये जो अपवर्तित किरण नहीं है ये निर्गत किरण है। इसको आपतित किरण बोलते हैं, इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। और ये जो माध्यम है, इस वायु माध्यम में आपतित किरण है, फिर ये कांच से होते हुए फिर वायु में जो आ रहा है इसको निर्गत किरण बोलते हैं। आरबी निर्गत किरण है, निर्गत किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। आप एकदम ध्यान रखिएगा, गलती से आप अपवर्तित किरण मत लिखिएगा, ये निर्गत किरण है। ये आरबी क्या है, ये निर्गत किरण है। तो जो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच के लंबवत दूरी को हम पार्श्विक विस्थापन कहते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो बीच में माध्यम आया कांच, इसके चौड़ाई पर। मान लेते हैं इस ये है PQST, तो ये जो पार्श्विक विस्थापन है ये डिपेंड करता है कांच के, यानी कि बीच में जो माध्यम आ रहा है उस माध्यम की चौड़ाई पर। आपसे अगर क्वेश्चन में आएगा ऑब्जेक्टिव में तो जरूर लिखिएगा कि पार्श्विक विस्थापन जो माध्यम रहता है, जो कौन माध्यम है, ये है ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। तो पार्श्विक विस्थापन बीच में जो माध्यम आता है उस माध्यम की चौड़ाई पर निर्भर करता है। और ये पार्श्विक विस्थापन जो है यह इस कोण पर भी डिपेंड करता है, यानी कि आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। अगर आपतन कोण ज्यादा हो, अगर ये ज्यादा हो, मतलब कि ये जो है ना ये थोड़ा सा और इस तरह से रहेगा तो ये और इधर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो आपतन कोण बड़ा होगा तो पार्श्विक विस्थापन भी बड़ा होगा, यानी कि आपतन कोण पर भी निर्भर करता है। तो पार्श्विक विस्थापन दो चीजों पर निर्भर किया, एक चीज है कि जो बीच में माध्यम आ रहा है उसकी चौड़ाई पर, और दूसरा आपतन कोण पर, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट आपको बुक में दिया हुआ है कि जब आप किसी घर में है, घर के खिड़की में अगर कांच का विंडो लगा हुआ है, कांच का अगर खिड़की है, तो उससे देखने पर हमको पार्श्विक विस्थापन अगर बाहर देख रहे हैं, मैंने रूम के अंदर से बाहर देख रहे हैं, तो पार्श्विक विस्थापन नहीं समझ में आता है। कारण क्या है, कारण यह है कि वो जो कांच है वो काफी पतला होता है,
इसलिए उसमें जो भी पार्शिव विस्थापन होता है एकदम माइक्रो में होता है या मिली में होता है, जो कि समझ में नहीं आता है। ठीक है, आगे आपको पढ़ना है अपवर्तनांक। ठीक है, तो अपवर्तनांक पढ़ते हैं। देखो, अपवर्तनांक कहता है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग और किसी शून्य में, यानी कि वायु में, शून्य जब भी कहे ना उसको आप निर्वात समझ ले, और निर्वात में प्रकाश का चाल और वायु में प्रकाश का चाल लगभग समान होता है, इसलिए हम वायु बोल सकते हैं। ठीक है, तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को कहते हैं। यानी कि अपवर्तनांक होता है, यह भी थोड़ा सा पीला है, किसी अपवर्तनांक अगर किसी माध्यम का निकालना है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है, तो शून्य में प्रकाश का चाल यानी कि निर्वात में प्रकाश का चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अरे यार गलत हो, अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अगर मुझे कांच का अपवर्तनांक निकालना है तो ऊपर में लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल और नीचे में कांच के प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। दोनों को कटाएंगे तो 3/2 यानी कि 1.5। कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। ये बात समझ में आई आपको? अपवर्तनांक को छोटा सा इसे न्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, ये अपवर्तनांक है। निर्वात में प्रकाश का चाल और माध्यम में प्रकाश का चाल। इतना आपको याद रहेगा तो आप लिख देंगे। निर्वात में प्रकाश का चाल और किसी माध्यम में प्रकाश के चाल का अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमको कांच का अपवर्तनांक चाहिए क्लास Nv, तो वो होता है निर्वात में प्रकाश का चाल C और कांच में प्रकाश का चाल Cg। ठीक है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, कांच में प्रकाश का चाल होता है 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये से ये कट गया 3/2 यानी कि 1.5। ठीक है, तो ये ग्लास का यानी कि कांच का अपवर्तनांक है। ठीक है, यहां से अगर हम देखें तो ये जो ग्लास का अपवर्तनांक है यह है C/Cg। C क्या है? निर्वात में प्रकाश का चाल, G क्या है? ग्लास में प्रकाश का चाल। तो ग्लास में प्रकाश का चाल अगर हम निकाले, ये बराबर है ना इसके, तो ग्लास में प्रकाश का चाल अगर निकाले तो इसको अगर वैल्यू को मिटा दें, ठीक है, अगर हमको μg पता है और Cg हमको निकालना है, ग्लास में प्रकाश का चाल निकालना है, तो ये इधर अगर भाग लग जाएगा, इसको और पास कर देते हैं तो ये हो जाएगा C/μg। यानी कि किसी माध्यम में प्रकाश का चाल निकालना हो, जैसे यहाँ ग्लास में प्रकाश का चाल निकालना है, तो निर्वात में प्रकाश का चाल बटा में उस माध्यम का अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही? उसी तरह से अगर हमको वाटर में प्रकाश का चाल निकालना है और मालूम है हमें कि वाटर का अपवर्तनांक क्या है, वाटर का अपवर्तनांक यानी कि म्यू W से वाटर, और प्रकाश का चाल मालूम है, तो प्रकाश के चाल में जब ये अपवर्तनांक से भाग दे देंगे तो ये प्रकाश का अपवर्तनांक निकल जाएगा। ठीक है, इस पर न्यूमेरिकल आता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गई आपको?
अब देखिए बोल रहा है कि वायु का अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक क्यों कहते हैं, क्योंकि निर्वात में प्रकाश का चाल और वायु में प्रकाश के चाल का अनुपात निकालेंगे तो 1 आता है। ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आपके बुक में एक टेबल भी दिया है, इस टेबल को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इस टेबल में आप देखेंगे तो हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.42। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है आपसे पूछेगा। वायु का अपवर्तनांक होता है 1.003। ठीक है, लगभग 1 के बराबर होता है। पानी का 1.33, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, और कुछ नोट्स दिया हुआ है आपके बुक में। देखिए, एक माध्यम की अपेक्षा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम से प्रकाशता सघन माना जाता है। देखिए, जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा उस माध्यम में प्रकाश का चाल कम होगा। देखिए, जल में प्रकाश का चाल अपवर्तनांक से भाग दिए हैं, ग्लास में प्रकाश का चाल ग्लास का अपवर्तनांक से भाग दिए हैं। तो नीचे का वैल्यू अगर ज्यादा रहेगा तो इसका पूरा वैल्यू कम आएगा। यहाँ पर नीचे का वैल्यू ज्यादा रहेगा तो ये पूरा वैल्यू कम आएगा। तो ग्लास में और वाटर में अगर हम देखें तो ग्लास का जो अपवर्तनांक है यह है 1.5 और वाटर का अपवर्तनांक है 1.33। तो ऊपर में प्रकाश का चाल है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, उसमें हम 1.5 से भाग देंगे और यहाँ पे उसी में हम 1.33 से भाग देंगे, तो इसका वैल्यू जो है ये ज्यादा आएगा। इन दोनों में कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्योंकि कम से भाग रहे हैं, यानी कि अपवर्तनांक अगर कम है तो प्रकाश का चाल ज्यादा है, अपवर्तनांक ज्यादा है तो प्रकाश का चाल कम है। प्रकाश का चाल ज्यादा है यानी कि ये विरल माध्यम है, प्रकाश का चाल कम है यानी कि ये सघन माध्यम है। अब बात समझ में आ गई? जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसमें प्रकाश का चाल उतना ही कम होगा और उसको प्रकाशतः सघन माध्यम बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई? और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होगा उसमें प्रकाश का चाल ज्यादा होगा, इसलिए उसको प्रकाशतः विरल माध्यम मानते हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि प्रकाशतः सघन माध्यम का घनत्व भी अधिक हो, घनत्व के बारे में बोल रहा है। तो अगर मान लेते हैं कोई माध्यम है जिसका जो कि प्रकाशतः सघन ज्यादा है तो उसका घनत्व भी ज्यादा हो, यह संभव, ये कहना उचित नहीं है। ये थोड़ा सा मार्मिक बातें हैं, इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। यह आवश्यक नहीं है कि प्रकाशतः सघन माध्यम का घनत्व भी ज्यादा हो। उदाहरण के लिए दिया हुआ है कि तारपीन का अपवर्तनांक 1.47 है और जल का अपवर्तनांक 1.33 है। तारपीन का अपवर्तनांक ज्यादा हो गया यानी कि वो प्रकाशतः क्या होगा? सघन माध्यम होगा, लेकिन घनत्व तो इसका कम है पानी से। तारपीन का घनत्व तो पानी से कम है लेकिन यह प्रकाशतः पानी से ज्यादा सघन है। आई बात समझ में? पानी से ज्यादा सघन तारपीन क्यों है? क्योंकि तारपीन का अपवर्तनांक पानी से ज्यादा है। फिर से आपको समझा देता हूं, तारपीन का अपवर्तनांक पानी से ज्यादा है इसलिए यह प्रकाशतः सघन है, लेकिन घनत्व की बात करें तो तारपीन का घनत्व तो पानी से कम है। अब हम लोग पढ़ेंगे आपेक्षिक अपवर्तनांक। देखिए, मान लेते हैं दो माध्यम है, यहाँ माध्यम 1 है, यह माध्यम 2 है। जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रहा है इस तरह से, तो इसका भी कुछ अपवर्तनांक होगा, इसका भी कुछ अपवर्तनांक होगा। ठीक है, इसके अपवर्तनांक को n1 बोलेंगे, इसके अपवर्तनांक को n2 बोलेंगे। ठीक है, दो माध्यम। तो
n/1 ν/1 अपवर्तनांक को हम न्यू से सूचित करते हैं, तो ν/1 को बोलते हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। और ये होता है माध्यम 2 का अपवर्तनांक बटा माध्यम 1 का अपवर्तनांक। यानी कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को ν/1 से सूचित करते हैं, और यह होता है ν2 बटा ν1। बात समझ में आ गई आपको? उसी तरह से ν12 अगर लिखेंगे तो लिखेंगे माध्यम, पहले 1 है तो 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर होगा, पहले 1 है तो 1 का अपवर्तनांक, बाद में जो है तो 2 का अपवर्तनांक। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? और आगे देखो, हम लोग जानते हैं कि अपवर्तनांक, यहां पर लिखता हूं, ये जो अपवर्तनांक होता है वह है, मान लेते हैं माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है हमको, तो यह होता है प्रकाश का चाल बटा में माध्यम 2 में प्रकाश का चाल, निर्वात में प्रकाश का चाल बटा में माध्यम 2 का प्रकाश का चाल, ये n2 हो गया। उसी तरह से ν1 निकालेंगे तो ये होता है निर्वात में प्रकाश का चाल बटा में माध्यम 1 का प्रकाश, माध्यम 1 में प्रकाश का चाल। इतना हम लोग अगले वाला टॉपिक में पढ़ा था मैं। तो यहां से अगर हम अपेक्षित अपवर्तनांक ν/1 को अपेक्षित अपवर्तनांक ν/2 से गुणा करते हैं, यानी कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक को माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक से गुणा करते हैं, तो क्या आएगा? ये आएगा n/1 बराबर है n2 बटा n1। n मैं न्यू को n बोल दे रहा हूं मैं, ठीक है, तो n2 बटा n1 गुना में हो जाएगा n12 है n1 बटा n2। ये तो काट के 1 आ ही जाएगा, लेकिन इस तरह से 1 नहीं लाना है आपको, हमको दूसरे तरीके से बताना है। देखो यहां देखिए तो n2 के जगह पर लिख सकते हैं c बटा c2 और n1 की जगह पर लिख सकते हैं c बटा c1, यानी कि c बटा c2 इसको लिख सकते हैं, ये भागा में है, ऊपर लिख सकते हैं c1 बटा c कट गया, यानी कि c1 बटा c2, यानी कि n/1 माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 में प्रकाश का चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश का चाल। उसी तरह से यहां निकालेंगे n1 बटा n2, तो ये आ जाएगा, देखो n1 नीचे है तो c1 ऊपर चला गया, तो ये हो जाएगा n2 नीचे है तो c2 ऊपर बटा में c1, यानी कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर माध्यम 2 में प्रकाश का चाल बटा माध्यम 1 में प्रकाश का चाल। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर माध्यम 1 में प्रकाश का चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश का चाल, इस तरह से। और मैं इस तरह से नहीं लिख के ऐसे लिख सकता हूँ n/1 बराबर c1 बटा c2 है, n12 बराबर है c2 बटा c1, ये कट गया, ये कट गया, 1 आ गया। यानी कि एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम से कंपेयर करके, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम से कंपेयर करके गुना करके लिखेंगे तो 1 आएगा। बात वही है और कुछ है नहीं इसमें।
n12 बराबर c2 बटा c1 कैसे आया है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। देखो न्यू 1 का मतलब क्या हुआ, न्यू 1 बटा, देखो न्यू 1 बराबर न्यू 2 बटा न्यू 1, यानी जो पहले रहेगा वो ऊपर रहेगा, तो 1 पहले तो न्यू ऊपर और न्यू 2 नीचे। n1 बराबर क्या है, n1 बराबर है c बटा c1, तो c बटा c1। n2 बराबर क्या है, n2 बराबर c बटा c2, c बटा c2। इसको लिख सकते हैं c बटा c1 ऊपर वाला, इसको लिख सकता हूँ c2 बटा c, ये कट गया, आ गया c2 बटा c1, वही मैं यहाँ लिख दिया हूँ। आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, आपको ध्यान ये रखना है ये वाला कि किसी माध्यम यानी कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक निकालना है, तो निर्वात में प्रकाश के चाल में उस माध्यम में प्रकाश के चाल से भाग देके निकालेंगे। ठीक है, इस तरह से ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक था। आगे हमको पढ़ना है अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। देखो प्रकाश का अपवर्तन का नियम बनाते समय आपको एक तो फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से लेना है और यहाँ पे एक अभिलंब बना देना है। ये वायु है, ये जल है, ये आपतन कोण है, ये अपवर्तन कोण है, ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण, ये अभिलंब है n n। ये फिगर आपको बनाना पड़ेगा। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो सबसे पहला कहता है कि आपतित किरण अपवर्तित किरण और यह आपतन बिंदु O है, इस पर डाला गया अभिलंब है। एक ही तल में रहता है, समझ आई बात आपको। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और यह अभिलंब एक ही तल पे रहेगा, यानी कि ये जो बोर्ड है इस बोर्ड पर ही रहेगा। ये नहीं कि आपतित किरण इस बोर्ड पे है और थोड़ा सा उठा हुआ ये अपवर्तित किरण, यहाँ से अपवर्तित किरण जा रहा है, ऐसा नहीं है। और अभिलंब जो है एकदम नीचे गहराई में, ऐसा नहीं है, सब एक ही तल में रहेगा। दूसरा बोलता है आपतन कोण का, आपतन कोण ये आई है ना, आई, तो आपतन कोण का ज्या यानी कि साइन और अपवर्तन कोण का ज्या का अनुपात नियत रहता है, यानी कि कांस्टेंट रहता है। इस नियत को बोलता है कि नियतांक रहता है, नियतांक। आपतन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या नियतांक होता है, यानी कि आपतन कोण का ज्या यानी कि साइन, साइन आई, अपवर्तन कोण का ज्या यानी कि साइन आर बराबर एक नियतांक, नियतांक यानी कांस्टेंट। बस समझ में आ गया आपको। और ये जो रहता है साइन आई बाई साइन आर, ये माध्यम अगर वन है, एक माध्यम में आपतन कोण बन रहा है
और दूसरे माध्यम में अपवर्तन कोण बन रहा है, तो इसके लिए ये होता है n/1। समझ में आ गया? n/1 का मतलब क्या होता है? 2 पहले है तो n2/n1। इसको बोलते हैं स्नेल का नियम। ठीक है, क्या है ये? स्नेल का नियम बोलते हैं इसको, स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। आपतन कोण का ज्या, अपवर्तन कोण का ज्या एक नियतांक होता है, यानी कि sin i × r बराबर n2/n1। अच्छा, ये i के रूप में अगर हम लिखे तो r यहाँ है ना, तो r के लिए हम लिख सकते हैं 2 के जगह पे r लिख दीजिए r, और 1 के जगह पर i लिख दीजिए। ये ध्यान रहेगा आपको। sin i × r बराबर nr/ni, μr/μi। μr कहने का मतलब है कि जिस माध्यम में ये r है उस माध्यम का अपवर्तनांक, और i का मतलब है कि जिस माध्यम में i बन रहा है उस माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए ये लिखा होगा इस तरह से। ये बात समझ में आएगी आपको? ये स्नेल नियम हो गया। उसके बाद थोड़ा सा इसको, अगर हम इसको हटा दीजिए, ऐसे नहीं लिखना है। 2 के अगर हम इसको गुना करें तो n1 × μ1 × sin i बराबर, इसको इसमें गुना करेंगे तो μ2 × sin r। ठीक है, इसको बोलते हैं स्नेल के नियम का सममित रूप। स्नेल के नियम का सममित रूप बोलते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही, आगे फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में।